ओके दोस्तों, सीएसएस को यूज़ करने के डिफरेंट मेथड्स और इसके बाद इसके बेसिक सिंटैक्स को कवर करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो लेसन में मैं आपको ये बताऊंगा कि सीएसएस की जो बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन-कौन सी हैं। इस वीडियो लेसन में मैं चंद एक प्रॉपर्टीज़ पे बात करूंगा और इसके बाद इंशाल्लाह अगले वीडियो लेसन में मैं जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी उनके ऊपर बात करेंगे ताकि हम सीएसएस के इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर कर सकें। तो मेरे सामने ये सिंपल सा वेब पेज आप देख रहे हैं अभी तक तो पिछले जितनी भी हमने ट्रेनिंग कोर्स के दौरान इस किस्म का वेब पेज क्रिएट किया बल्कि ये खुद ही आपके सामने मैंने ये तकरीबन वेब पेज क्रिएट किया तो आपको आइडिया होगा कि ये वेब पेज कैसे बनाया जाता है और इसके पीछे जो है वो क्या-क्या टैग्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह हमने डिविजन्स वगैरह क्रिएट की हैं। तो मेरे सामने ये एक सिंपल सा पेज है आप देख रहे हैं इसमें कोई ख़ास बात नहीं है बल्कि हमने पिछले वीडियो लेसन में भी इसको कवर किया था। और इसको अगर मैं वेब ब्राउज़र में देखूँ तो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक पेज है और इसकी जो फ़ॉर्मेटिंग है theme.css में अगर मैं जाऊँ तो आप देख रहे हैं कि theme.css को हमने इसको लिंक तो किया हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई फ़ॉर्मेटिंग हमने अप्लाई नहीं की। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे कमेंट आउट किए हुए हैं डिफरेंट जो टैग्स डिफरेंट जो सेंटेंसेस हैं इनको कमेंट किया हुआ है कि इस हिस्से में हम ये फ़ॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये शुरू से ही मैंने अपने रेफरेंस के लिए और आप लोगों के रेफरेंस के लिए कि हम यहाँ पर इस वीडियो लेसन के दौरान क्या-क्या अचीव करेंगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक थीम.css में ये डिफरेंट कमेंट्स वगैरह यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि स्टाइलिंग द बॉडी और इसके डिफरेंट फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई करनी है, तो इसलिए मैं बॉडी का सिलेक्टर यूज़ करूँगा। आपको इल्म है कि बॉडी का सिलेक्टर हमने पिछले वीडियो लेसन में भी यूज़ किया था कि जब हम किसी टैग को स्पेसिफिकली फॉर्मेट करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम वो सिलेक्टर लिखते हैं या वो टैग लिखते हैं और उसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें वो उस टैग पर अप्लाई हो जाएगी वेब पेज के दौरान। तो यहाँ पे मैंने बॉडी का सिलेक्टर लिखा और उसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस टाइप की और इसके दरमियान में हम अपनी फॉर्मेटिंग करना शुरू करते हैं theme.css की इस फाइल की मदद से। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा या यूज़ करूँगा वो बैकग्राउंड कलर की है और पिछले वीडियो लेसन में हमने डिटेल से बात की थी कलर्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करने के डिफरेंट जो ऑप्शंस थे कि आप कैसे हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ या फिर जनरल जो कलर्स हैं वो उनका नाम यहाँ पे टाइप करके अपनी पेजेस में वो इफ़ेक्ट अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लिखी और उसके बाद कॉलन का निशान मैंने टाइप किया और उसके बाद एक हेक्साडेसिमल वैल्यू हेक्स कलर कोड यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। हैश का निशान मैंने टाइप किया ट्रिपल एफ और ट्रिपल नाइन उसके बाद सेमी कॉलन से इस प्रॉपर्टी को बैकग्राउंड कलर की इस प्रॉपर्टी को मैं क्लोज करूंगा तो हमारी यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी इस बॉडी टैग के लिए या इस बॉडी सेलेक्टर के लिए कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं सेव करता हूँ और फिर उसके बाद हम वेब पेज पे आगे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो तब्दील हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये गोल था इसको हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है तो हम अगले मंजिल की जानिब बढ़ते हैं अगले माइलस्टोन की जानिब। अगली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने यूज़ करनी है वो मार्जिन की है। मार्जिन को भी आपने पिछले वीडियो लेसन में देखा था लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल से इस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊँगा। तो मार्जिन को यूज़ करने के लिए सिंपल आप मार्जिन के जैसे MARGIN और उसके बाद कॉलन टाइप करेंगे और जो मार्जिन आप सेट करना चाहते हो यहाँ पर मैं अगर चाहूँ 50 px px से मुराद है पिक्सेल्स यानी कि यहाँ पर मैं 50 पिक्सेल्स का मार्जिन जो है बॉडी के टैग बॉडी का जो टैग है इसके लिए या बॉडी के सिलेक्टर के लिए सेट करना चाहता हूँ ताकि हमारे वेब पेज में बॉडी का जो सिलेक्टर है वो 50 मार्जिन पर हमारे सामने अपीयर हो। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरे सामने जो टेक्स्ट है वो थोड़ा-सा अंदर की जानिब चला गया। उसकी वजह ये है कि ये पूरे का पूरा जो टेक्स्ट है ये इनक्लोज़ हुआ हुआ है बॉडी टैग में। तो हमारा theme.css की मदद से हमने बॉडी के टैग को 50 पिक्सेल्स का मार्जिन एलोकेट कर दिया। अब ये 50 पिक्सेल्स का मार्जिन जो है ये चारों हिस्सों पर है। यानी कि टॉप पे भी आप 50 पिक्सेल्स का मार्जिन देखेंगे, बॉटम पे भी, राइट पे भी और इसके अलावा लेफ्ट पर भी। तो वो जो चारों कोने हैं वेब पेज के उन तमाम पर 50 पिक्सेल्स का मार्जिन जो है वो हमने अप्लाई करवा दिया है। और इसको मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ 50 पिक्सेल्स के बजाय अगर हम परसेंटेज में भी यूज़ करना चाहें तो हम परसेंटेज की वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं 50 के बजाय यहाँ पे अगर 5% टाइप करूँ और उसके बाद इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि थोड़ा-सा चेंज हुआ है लेकिन कोई ख़ास आपको फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि 50 पिक्सेल्स और 5% जो है वो तकरीबन सेम वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे सामने अपीयर हो रही सेम वैल्यूज़ हैं
तो इस वजह से हमें कोई ख़ास फ़र्क महसूस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसको अगर मैं थोड़ा-सा एक्सट्रीम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 15% लिखूँ और उसके बाद अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि सडनली जो मार्जिन ऊपर था वो 15% के हिसाब से हमारे सामने यहाँ पर जो है थोड़ा-सा और इंडेंट हो चुका है। टेक्स्ट अंदर की जानिब चला गया। तो अब इस वेब पेज पर 15% का मार्जिन चारों हिस्सों पर अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप चाहें पिक्सेल्स में भी वैल्यूज़ एलोकेट कर सकते हैं और इसके अलावा अगर परसेंटेज में वैल्यूज़ देना चाहें तो आप वो वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। बॉडी सेलेक्टर को मार्जिन की वैल्यू देने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की जानिब और अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे जो मैं यूज़ करूँगा वो पैडिंग की है। पैडिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 5 पिक्सेल्स लिखते हैं और उसके बाद मैं वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे टेक्स्ट थोड़ा-सा और अंदर की जानिब चला गया। इससे पैडिंग से क्या मुराद है ये मैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि पैडिंग जो है ये इससे क्या मुराद है और कैसे ये आपके वेब पेजेस को यहाँ पे टेक्स्ट को इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमने तीनों जो प्रॉपर्टीज़ थी ऊपर कमेंट में हमने जो गोल था वो अचीव कर लिया। बॉडी के टैग पे हमने एक बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने मार्जिन की यूज़ करनी थी और तीसरी प्रॉपर्टी पैडिंग की यूज़ करनी थी। और दूसरा जो कमेंट है यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि इस हिस्से में हम हेडर और फुटर की जो डिव्स हैं, जो डिविजन्स हैं इनको ये मुंदरजा ज़ेल प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करवाएँगे। और वापस मैं बेसिक पेज डॉट एचटीएमएल में आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक हेडर की आईडी यूज़ की है या हेडर की डिवीज़न यूज़ की है शुरू में। तो इसके लिए सिंपल मैं डिवीज़न की जो फॉर्मेटिंग है या डिवीज़न का जो सेलेक्टर है वो मैं यूज़ करूँगा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेसन में कि जब आप किसी डिवीज़न को फॉर्मेट करने जा रहे हो जिसकी आईडी एट्रीब्यूट हो तो उसके लिए आप हैश का सिंबल यूज़ करते हैं। और आईडी एट्रीब्यूट को फ़ोकस करने के लिए या उसको सीएसएस में जो है हुक करवाने के लिए आपको हैश का सिंबल यूज़ करना होगा। उसके बाद आईडी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो आप टाइप करेंगे। तो वो डिवीज़न जो है वो फ़ोकस होना शुरू हो जाएगी, फ़ॉर्मेट होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने हैश का सिंबल लिखा और फिर उसके बाद हेडर की वैल्यू लिखी और 2 कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की। अब मुझे इल्म है कि हेडर के नाम से हमने एक डिवीज़न क्रिएट की हुई है, जिसकी हमने आईडी हेडर दी है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इस थीम डॉट सीएसएस में ये सेलेक्टर जो है वो इस तरह लिखा है। अब इसके दरमियान में मैं फ़ॉर्मेटिंग अप्लाई करवाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं सिंपल कलर लिखूँगा और कॉलन के बाद इसकी वैल्यू मैं यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ वाइट का जो कलर है वो मैं यूज़ करूँगा। सेमीकोलन से मैंने इस प्रॉपर्टी को क्लोज़ किया और वेब पेज में आके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी या वो डिवीज़न जहाँ पे महमूद के नाम की आईडी असाइन की हुई है, वो फॉर्मेट हो गई है इस वाइट टेक्स्ट से। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो हेडिंग है, इसको हमने आईडी एट्रीब्यूट दिया है हेडर का। तो इस वजह से ये फॉर्मेटिंग हो चुकी है वाइट कलर में जो हमने सीएसएस की मदद से इसको फॉर्मेट किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद इसमें देखते हैं कि हमने और क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है इस हेडर के लिए वो हमने यूज़ करनी है बैकग्राउंड कलर की। तो उसी लिए उसी तरह सिंपल जैसे आपने ऊपर यूज़ किया बॉडी के सिलेक्टर के लिए या बॉडी के टैग के लिए यहाँ पे मैं सिंपल बैकग्राउंड डैश कलर लिखूँगा और उसके बाद कॉलन के बाद जो है मैं यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो एंटर कर सकता हूँ। तो वैल्यू के लिए यहाँ पर मैं एक हेक्स कलर कोड की वैल्यू टाइप करता हूँ। 6 9 जो है यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सेमीकोलन से। इस प्रॉपर्टी को हम क्लोज़ करते हैं और देखते हैं कि इसका वेब पेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि महमूद टी स्टॉल की वाइट कलर की हेडिंग जो है वो हमारे सामने निखर कर उभर कर हमारे सामने पेज पर अपीयर हो रही है। तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी की मदद से हमने बेहतर तरीके से कंट्रास्ट एक क्रिएट किया है महमूद टी स्टॉल की हेडिंग में। तो इस तरह आप डिविजन्स में अगर फॉर्मेटिंग कराना चाहें तो आप डिफरेंट कंट्रास्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद आगे बढ़ते हैं थीम डॉट सी एस एस की इस फाइल में और देखते हैं कि अगली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर क्या यूज़ करना चाहेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो मार्जिन की है और मार्जिन की प्रॉपर्टी आपने पहले भी यूज़ की है, ऊपर भी बॉडी के टैग में भी यूज़ की थी बॉडी के सिलेक्टर में। तो उसी तरह मैं सिंपल अगर मार्जिन लिखूँ और उसकी वैल्यू 50 पिक्सेल्स लिख के इसको मैं सेव करता हूँ। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि इस डिव में हेडर की इस डिव में चारों हिस्सों पर 50 पिक्सेल्स का मार्जिन जो है वो एलोकेट कर दिया गया है
और वेब ब्राउज़र हमें इस तरह ये डिवीज़न शो करेगा, ये हमारे सामने पेश करेगा। अगर मैं सिर्फ टॉप पे मार्जिन रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं मार्जिन डैश टॉप लिखूँगा और कॉलन के बाद जो वैल्यूज़ एंटर करूँगा, यहाँ पे हम 50 पिक्सेल्स ही दे देते हैं और इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ वेब पेज को। तो आप देखेंगे कि बाकी जो 3 हिस्से हैं उन पे कोई मार्जिन अप्लाई नहीं हुआ, या अगर अप्लाई भी हुआ है तो जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है वेब ब्राउज़र का वो ही अप्लाई हुआ है। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो महमूद टी स्टाल की जो डिवीज़न है, इससे जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पे हमने 50 पिक्सेल्स का मार्जिन एलोकेट कर दिया है। यहाँ पे हमने वेब ब्राउज़र को ये बताया है कि यहाँ पे आप 50 पिक्सेल्स का मार्जिन ज़रूर रखें। तो इस तरह आप किसी ख़ास हिस्से को, किसी ख़ास कोने को जो है डायरेक्शन को फ़ॉर्मेट कर सकते हैं, उस पे मार्जिन एलोकेट कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरे कोने हैं या जो दूसरे एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी आप मार्जिन एलोकेट कर सकते हैं वन बाय वन करके। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन राइट और इसकी जो वैल्यू है वो मैं 20 पिक्सेल्स रखता हूँ। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि दाएँ हिस्से पे हमें 20 पिक्सेल्स का मार्जिन जो है वो पेश होता हुआ नज़र आ रहा है हमारे वेब पेज में। और इसी तरह मैं अब अगर मार्जिन बॉटम लिखना चाहूँ तो सिंपल आप मार्जिन उसके बाद डैश और टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट आप ये वैल्यूज़ जो हैं वो लिख सकते हैं। बॉटम में मैंने 100 पिक्सेल्स का मार्जिन रखा, तो अब इस डिवीज़न के दरमियान और जो अगला हमारे पास टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ है, उसके दरमियान 100 पिक्सेल्स का मार्जिन इनके बॉटम में आ चुका है, हेडर की डिवीज़न के नीचे। इस तरह आप चारों कोनों में मार्जिन एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आखिरी जो वैल्यू है वो भी लिख देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट रह गया है, इसको हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं और इसकी वैल्यू मैं 120 पिक्सल जो है वो एलोकेट करता हूँ। मैंने इसको क्लोज़ किया प्रॉपर्टी को सेमीकोलन की मदद से। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमने चारों हिस्सों पर डिफरेंट मार्जिन्स एलोकेट कर दिए हैं। टॉप पे हमने 50 पिक्सेल्स का मार्जिन रखा है, बॉटम जो है उस पे हमने 100 पिक्सेल्स का मार्जिन रखा है। दुगना मार्जिन हमने बॉटम पे रख दिया है। इसी तरह जो राइट साइड है इस डिवीज़न की, उस पे हमने 20 पिक्सेल्स का मार्जिन रखा है, जबकि लेफ्ट साइड पर हमने 120 पिक्सेल्स का मार्जिन रखा है। तो इस तरह अगर आप एक ही मार्जिन ना ही रखना चाहते, आप मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ किस्म का मार्जिन रखना चाहते हैं, तो आप सीएसएस की मदद से ये गोल भी अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, ये इफ़ेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीम डॉट सीएसएस में हमने मार्जिन की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए 4 के करीब लाइन्स लिखी हैं। तो डिफरेंट एरियाज़ को हमने चूँकि फ़ोकस करना था, इस वजह से हमें यहाँ पे 4 कोड लिखने पड़े, 4 लाइनें लिखनी पड़ी, 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ी सीएसएस के मार्जिन की, और टॉप को हमने अलहदा फ़ोकस किया, राइट, बॉटम, लेफ्ट। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन तमाम मार्जिन की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इसको एक ही प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो इसके शुरू में बैकग्राउंड कलर के बाद जो है मैं एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखता हूँ, एंटर की मदद से मैं स्पेस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और मार्जिन मैंने लिखा, सिंपल मार्जिन लिखा। इसके बाद डैश, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट कुछ नहीं लिखा, सिंपल मार्जिन और कॉलन। और यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट हैंड नोटेशन में यूज़ करना हो, चारों जो हिस्से हैं उन पे डिफरेंट मार्जिन एलोकेट करना हो, तो आप वो एक ही प्रॉपर्टी की मदद से कर सकते हैं। ये कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि इसकी मदद से आपको 4 लाइनें नहीं लिखनी पड़ती। सीएसएस की एक ही प्रॉपर्टी की मदद से आप जो है तमाम की तमाम जो चारों हिस्सों पे आप मार्जिन अप्लाई करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो पहली वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 50 पिक्सेल्स लिखूँ, तो ये जो वैल्यू है ये टॉप के लिए एलोकेट होगी। उसके बाद मैं एक स्पेस देता हूँ और उसके बाद 20 पीएक्स पिक्सेल्स को रिप्रेजेंट करता है ये पीएक्स। अब मैं यहाँ पे 20 पीएक्स लिखता हूँ, तो ये जो दूसरी वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है राइट साइड के हिस्से को। और उसके बाद मैं दोबारा एक स्पेस दूंगा और यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ, और इसके बाद मैं स्पेस देके 120 पीएक्स लिख देता हूँ। मैंने चारों जो हिस्से हैं यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। जो पहली वैल्यू है 50 पीएक्स की, ये रिप्रेजेंट करती है टॉप मार्जिन को। उसके बाद जो अगली वैल्यू है 20 पीएक्स की, ये रिप्रेजेंट करती है राइट साइड को, हेडर डिवीजन के राइट साइड के हिस्से को। और उसके बाद जो अगली वैल्यू है 100 पीएक्स, आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने पीएक्स लिखना था, इसको मैं ऐसे ही छोड़ गया, 100 लिख दिया, इसको मैं पीएक्स लिख देता हूँ। तीसरी जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है बॉटम के हिस्से को। और उसके बाद जो फाइनली जो चौथी वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगी लेफ्ट साइड को। तो आपने ये नोट करना है कि आप अपनी घड़ी को देख सकते हैं कि अगर आप घड़ी को देखें तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है कि मार्जिन
12 की सुई से स्टार्ट होता है। उसके बाद जब आप 3 पे आएँगे, सवा के उस पे हिस्से पे पहुँचेंगे तो ये राइट साइड पे हो जाएगा। फिर उसके बाद आप डेढ़ के या आधे का जो हिस्सा है उस पे आप जाएँगे तो ये बॉटम पे चला जाएगा और उसके बाद पौने के हिस्से पे ये लेफ्ट साइड पर चला जाता है। तो इस तरह ये क्लॉकवाइज़ रोटेशन है। मार्जिन को जब आपने सेट करना हो तो चारों वैल्यूज़ के दरमियान में आप एक स्पेस देकर चारों वैल्यूज़ एक ही प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते हैं, एक ही जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आपको बारी-बारी मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट नहीं लिखना पड़ता। तो यहाँ से मैं इन हिस्सों को, ये जो नीचे वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको मैं डिलीट करता हूँ। वेब पेज को मैं सेव करूँगा और उसके बाद अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि कोई ख़ास इफ़ेक्ट हमें नज़र नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हमने पहले जो थीम डॉट सीएसएस में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को 4 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे थे, उसी को हमने कंबाइन कर दिया सिंगल प्रॉपर्टी में, सिंगल मार्जिन की प्रॉपर्टी में और वो एग्ज़ैक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे टाइप कर दी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं चेंज करूँ, टॉप की वैल्यू मैं 5 पिक्सेल्स रख देता हूँ, बॉटम जो राइट वैल्यू है वो 120 पिक्सेल्स, बॉटम 10 पिक्सेल्स और लेफ्ट का एरिया 12 पिक्सेल्स। तो आप देख रहे हैं कि अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो हमारे सामने एक डिफरेंट रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप मार्जिन की प्रॉपर्टी के शॉर्ट हैंड नोटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये हो सकता है आपके ज़हन में आए कि अगर फ़र्ज़ करें हम किसी हिस्से को ज़ीरो मतलब मार्जिन देना चाहते हो कि हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे या बॉटम पे हम चाहते हैं कि कोई मार्जिन ना हो, जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है वही रहे, लेकिन हम राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर कुछ मार्जिन देना चाहते हैं, तो उसको कैसे हम इस यूज़ कर सकते हैं, वो मार्जिन कैसे एलोकेट करेंगे या वो प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे मार्जिन के लिए। तो वो भी सिंपल है, सिंपल आप जिस हिस्से पे मार्जिन अप्लाई नहीं करवाना चाहते वहाँ पे आप ज़ीरो टाइप कर दें, पीएक्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि टॉप के हिस्से पे मैं कोई मार्जिन अप्लाई नहीं करवाना चाहता, तो यहाँ पे मैं ज़ीरो लिख देता हूँ और इसी तरह अगर मैं बॉटम पे भी कोई मार्जिन अप्लाई नहीं करवाना चाहता, तो जो तीसरी वैल्यू है वहाँ पे भी मैं ज़ीरो लिख देता हूँ। राइट साइड पे मैंने 20 पिक्सेल्स का मार्जिन रखा है और इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो लेफ़्ट की प्रॉपर्टी को भी मैं 20 पिक्सेल्स रख के इसको अगर मैं वेब पेज को अब रिफ्रेश करूँ, तो आप देखेंगे कि टॉप पे और बॉटम पे हमें डिफ़ॉल्ट मार्जिन मिल रहा है जो कि वेब ब्राउज़र स्टैंडर्ड है। डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स में ये हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन जो हमने राइट साइड है और लेफ्ट साइड है उस पे मार्जिन सीएसएस की मदद से एलोकेट कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो वो पेज हमारे सामने वैसे ही रेंडर होगा। तो इस तरह मार्जिन की प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी एक साइड पर मार्जिन अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप एक साइड पे भी अप्लाई करवा सकते हैं और अगर आप चारों साइडों पे मार्जिन अप्लाई करवाना चाहते हो तो वो सिंपल मार्जिन की जो प्रॉपर्टी है उसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में आप लिखते हुए एक ही इस प्रॉपर्टी की मदद से चारों हिस्सों को फोकस कर सकते हैं, चारों हिस्सों पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। मार्जिन की प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद अब हम अगली प्रॉपर्टी की जानिब बढ़ते हैं जो कि पैडिंग की प्रॉपर्टी है। आपने पहले भी यूज़ की लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। पैडिंग लिखने के बाद कॉलन और फिर जो वैल्यू मैं लिखना चाहूँ वो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। 10 पिक्सेल्स की पैडिंग मैं देना चाहता हूँ इस हेडर की डिवीज़न को। तो इसके बाद अब मैं वैल्यूज़ लिखने के बाद वेब पेज इस थीम डॉट सीएसएस की फ़ाइल को सेव करता हूँ और वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट महमूद टी स्टाल का इस पट्टी के गिर्द, इस डिवीज़न के कोनों के गिर्द हमें मिल रहा था या नज़र आ रहा था, वो थोड़ा-सा अंदर की जानिब चला गया और अब जो महमूद टी स्टाल का टेक्स्ट है, इसको थोड़ी-सी साँस लेने की जगह मिल रही है। तो पैडिंग की वैल्यू जो है, पैडिंग बेसिकली आपके जो बॉर्डर है, उसके दरमियान और टेक्स्ट के दरमियान एक रूम क्रिएट करता है, एक स्पेस क्रिएट करता है ताकि टेक्स्ट जो है वो बेहतर तरीके से उस पट्टी के गेट या उस डिवीज़न में आपके सामने फिट हो और वो बेहतर तरीके से साँस ले सके और थोड़ा-सा खूबसूरत लगे। इन 4 प्रॉपर्टीज़ पे बात करने के बाद अगली प्रॉपर्टी जो है वो बॉर्डर की है और ये आपके लिए नई प्रॉपर्टी है, पहले आपने नहीं यूज़ किया इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान में। तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए सिंपल मैं BORDER बॉर्डर लिखूँगा और उसके बाद डैश स्टाइल। तो बॉर्डर की इस प्रॉपर्टी को जब हम यूज़ करेंगे बॉर्डर स्टाइल को, तो इसका मतलब ये है कि हम अ, इस डिवीज़न के गिर्द जो बॉर्डर अप्लाई करवाना चाहते हैं उसका स्टाइल किस किस्म का होगा। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं इस प्रॉपर्टी की वो अवेलेबल हैं। हम डॉटेड स्टाइल का बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉटेड अगर लिखूँ और इसको वेब पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि महमूद टी स्टाल की पट्टी या इस डिवीज़न के गिर्द जो है इसके बॉर्डर पे हमें
डॉटेड किस्म का बॉर्डर अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगली जो वैल्यू है आप इसमें डॉटेड स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप डैश भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बॉर्डर डॉट के बजाय आपके सामने थोड़ी-सी डैश बड़ी-सी डैश आपके सामने क्रिएट करेगा बॉर्डर के इफ़ेक्ट के तौर पे, जैसे आप यहाँ पे अपने वेब पेज पे देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे सॉलिड की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। आप डॉटेड, डैश, सॉलिड ये वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब ना तो हमारे पास वो नुक्ते नज़र आ रहे हैं और ना ही वो डैश हैं, बल्कि एक सॉलिड लाइन है और इस पूरे डिवीज़न की गिर्द जो है ये बॉर्डर हमारे अप्लाई हो चुका है। तो इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी वो भी बॉर्डर से रिलेटेड ही है और उसके लिए मैं दोबारा बॉर्डर लिखता हूँ। बॉर्डर की जो वैल्यू है BORDER और डैश यहाँ पे विड्थ WIDTH विड्थ लिखूँगा और यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैं एंटर कर सकता हूँ। इसकी मैं विड्थ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं 3 पिक्सेल्स का मार्जिन यहाँ पे रखूँगा, 3 पिक्सेल्स का बॉर्डर रखूँगा और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि अभी तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह ये है कि हमने जो आई थिंक जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर स्टाइल था वो आई थिंक 3 पिक्सेल्स का था। तो इसको अगर मैं वैल्यू को थोड़ा-सा बढ़ाऊँ, यहाँ पे हम 13 पिक्सेल्स का बॉर्डर रखते हैं और इसको अगर मैं वेब पेज को अब रिफ्रेश करूँ, तो आप देखेंगे कि अब जो बॉर्डर है वो हमारे सामने क्लियरली विज़िबल है। तो आप अगर चाहें तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी की मदद से आप बॉर्डर के स्टाइल को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, डॉटेड, डैश्ड या सॉलिड किस्म का बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो विड्थ है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉटेड के बजाय यहाँ पे मैं सॉलिड के बजाय यहाँ पे मैं डॉटेड यूज़ करता हूँ। इसको अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि जो स्टाइल की प्रॉपर्टी है आपने उसको चेंज कर दिया। तो आप एक प्रॉपर्टी को चाहें तो 13 पिक्सेल्स का बॉर्डर रख के उसकी डॉटेड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं स्टाइल की, या फिर आप सॉलिड बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं या फिर डैश्ड बॉर्डर, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इनकी वेरिएशंस जो हैं वो कर सकते हैं खुद से सीएसएस की मदद से। मैं वापस थीम डॉट सीएसएस में आऊँगा और यहाँ पे मैं बॉर्डर विड्थ को चेंज करता हूँ। आई थिंक 3 पिक्सेल्स का जो बॉर्डर है ये इनफ है हमारे लिए इस केस के लिए, तो इसको मैं वापस 3 पिक्सेल्स करता हूँ। और उसके बाद बॉर्डर की जो अगली प्रॉपर्टी है वो यूज़ करने के लिए दोबारा मैं बॉर्डर लिखूँगा डैश और कलर। तो आप देख रहे हैं कि सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई ख़ास इसमें प्रॉपर्टी नहीं है जो कि समझ ना लग रही हो। सिंपल-सिंपल जैसे आप इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बिल्कुल सिंपल अंडरस्टूड सी बात है। को रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए। अब मैं अगर यहाँ पे बॉर्डर और डैश कलर लिखूँ, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि अब हम बॉर्डर के कलर को फ़ोकस करेंगे, उसको हम चेंज कर सकते हैं। और कलर को चेंज करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं एक जनरल कलर लिख देता हूँ, रेड लिखता हूँ और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि रेड बॉर्डर जो है 3 पिक्सेल्स का डॉटेड बॉर्डर हमारे सामने अपीयर हो रहा है जिसका कलर रेड है। इस तरह आप इस सिंपल से जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी मदद से अपने बॉर्डर को भी जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के रिज़ल्ट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको एक और शॉर्ट एंड नोटेशन बताना चाहूँगा कि बॉर्डर की जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं हम इनको कंबाइन कर सकते हैं एक ही प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे कि आपने देख लिया कि 3 पिक्सेल्स लिखा तो ये आपके विड्थ को डिफाइन कर रही है कि बॉर्डर का जो विड्थ है वो बॉर्डर का जो थिकनेस है वो 3 पिक्सेल्स की होगी। और उसके बाद जो अगली स्पेस के बाद अगली जो इसका एट्रीब्यूट है वो यहाँ जो वैल्यू है वो डॉटेड है। तो इसका मतलब है कि अब हम 3 पिक्सेल्स का एक बॉर्डर यूज़ करेंगे जो कि डॉटेड स्टाइल में हमारे सामने अपीयर होगा। और इसी तरह अगर मैं तीसरी वैल्यू पे एंटर कर दूँ ब्लू, तो ये इस तीनों के बाद तीनों वैल्यूज़ के बाद हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ये बनेगा कि हम 3 पिक्सेल्स का एक ऐसा बॉर्डर यूज़ करना चाहते हैं जिसका स्टाइल डॉटेड हो और उसका कलर ब्लू हो। तो अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमने सिंपल एक ही प्रॉपर्टी की मदद से वो तीनों रिजल्ट्स अचीव कर लिए। तो इस तरह अगर आप चाहें तो वन बाय वन करके भी वो वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स जो हैं उनकी जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक ही प्रॉपर्टी में उन तीनों को कंबाइन करना चाहें तो आप उस तरह भी कंबाइन कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल मेथड है वो यही है कि आप सिंपल एक ही लाइन एक ही प्रॉपर्टी में ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़ करें, उनको फ़ोकस करें ताकि आपको टाइपिंग की बचत, आपकी टाइपिंग की भी बचत हो, फाइल साइज़ की बचत हो और अगर आपने दोबारा इसको फ्यूचर में ठीक करना हो या डीबगिंग करनी हो तो उसमें भी आपको ज़्यादा आसानी हो, कोई प्रॉब्लम आपके सामने ना आए। अभी तक तो हमने ये देखा कि अगर हम सीएसएस में किसी डिवीज़न को कोई बॉर्डर अप्लाई करवाना चाहते हो तो उसके लिए हमें
बॉर्डर की प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना है। अगर हम चाहें कि अगर हम ये चाहते होंगे किसी एक डिवीज़न के किसी एक डायरेक्शन में हम कोई बॉर्डर अप्लाई करवाना चाहते हो तो उसके लिए हम सीएसएस को कैसे यूज़ करेंगे, उसमें भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है और उस पे मैं बात करता हूँ। लेकिन पहले मैं यहाँ पे इस बॉर्डर का एक कलर जो है मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं व्हाइट कलर करता हूँ ताकि थोड़ा-सा ये अपीलिंग किस्म का बॉर्डर हमारे सामने अपीयर हो। और उसके बाद वापस मैं थीम डॉट सीएसएस में आऊँगा और इसके बाद हम एक बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करवाना चाहेंगे सिर्फ़ एक ख़ास डायरेक्शन पर, इस डिवीज़न के गिर्द सिर्फ़ एक ख़ास सिमत में। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर और उसके बाद डैश टाइप करूँगा। अगर मैं टॉप पे सिर्फ़ बॉर्डर अप्लाई करवाना चाहूँ, तो बॉर्डर के जो एट्रीब्यूट है या बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने चेंज किया, बॉर्डर डैश टॉप लिखा। अब अगर मैं वेब पेज में आके रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि जो हिस्से हैं जो लेफ्ट राइट बॉटम, ये जो 3 हिस्से हैं दाएँ-बाएँ और ये जो नीचे का हिस्सा है इस डिवीज़न का वो बॉर्डर के बगैर है। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पे बॉर्डर अप्लाई हुआ हुआ है। तो इस तरह आप सीएसएस में जो बॉर्डर की एट्रीब्यूट है उसकी मदद से बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है उसमें एक ख़ास डायरेक्शन को अगर आप फ़ोकस करना चाहें, एक ख़ास सिमत को उस पे बॉर्डर अप्लाई करवाना चाहें तो आप वो भी अप्लाई करवा सकते हैं। इसी तरह मैं दोबारा यहाँ पे कोई और जो है बॉर्डर किसी और सिमट पे अप्लाई करवाना चाहूँगा तो उसके लिए मैं दोबारा बॉर्डर लिखता हूँ और बॉटम और इसकी वैल्यू मैं टोटली डिफरेंट दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 पिक्सेल्स का बॉर्डर रखा, इसके जो स्टाइल है वो मैं डॉटेड के बजाय डैश्ड कर दूँगा और जो टेक्स्ट है अगर वो मैं रेड करना चाहूँ तो रेड कर सकता हूँ। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला बॉर्डर जो है वो टोटली डिफरेंट है और नीचे वाला बॉर्डर जो है वो एक मुख्तलिफ बॉर्डर है। तो इस तरह आप अगर अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ करना चाहें बॉर्डर के तो वो तमाम हिस्सों पर डिफरेंट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो बॉर्डर है इसको मैं 3 पिक्सेल्स कर देता हूँ, 5 पिक्सल थोड़ा-सा बड़ा बॉर्डर है। इसी तरह मैं लेफ्ट साइड पे एक डिफरेंट बॉर्डर यूज़ कर सकता हूँ। तो आप इन वेरिएशंस की मदद से कलर डिफरेंट रख सकते हैं, स्टाइल डिफरेंट रख सकते हैं, विड्थ डिफरेंट रख सकते हैं और इस तरह अपने डिविजन्स में अपने जो टैग्स हैं उसके गिर्द एक डिफरेंट किस्म का बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा जो है डिफरेंट रिज़ल्ट हमारे सामने अपीयर हो रहा है, अपीलिंग नहीं है, इसको मैं चेंज करता हूँ। डॉटेड लिखूँगा और व्हाइट तो अब देख रहे हैं थोड़ा-सा जो है खूबसूरती हमारे पास आ रही है इस डिवीज़न में और जो वैल्यू है बॉर्डर लेफ्ट की इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे बॉर्डर की जो एट्रीब्यूट है बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है वो भी कंप्लीट हो गई कि हमने इस हेडर की डिवीज़न को कलर भी एलोकेट कर दिया, बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, मार्जिन भी दे दिया, पैडिंग भी और बॉर्डर भी। तो इस तरह हमने ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ थी वो इस हेडर की डिवीज़न को एलोकेट कर दी हैं या इसकी वजह से हमने इसकी फॉर्मेटिंग की है। इस वेब पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो अब हमारे सामने ये रिज़ल्ट जो है एंड रिज़ल्ट इस तरह आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने फुटर की डिवीज़न भी लिखी थी वेब पेज में कि हम फुटर पे भी अप्लाई करवाना चाहेंगे। फॉर्मेटिंग तो सिंपल यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। पूरे के पूरे जो हमने स्टाइल अभी थोड़ी देर पहले तक क्रिएट की है और वापस अगर मैं वेब पेज में आऊँ, जो बेसिक पेज डॉट एचटीएमएल है हम देखते हैं कि वहाँ पे हमने फुटर की जो डिवीज़न है उसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू क्या है। तो आप देख रहे हैं कि फुटर की वैल्यू जो उसका आईडी एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू फुटर है। तो यहाँ पे जो दूसरा मैंने कॉपी की थी इसको मैं हेडर को चेंज कर देता हूँ सिंपल फुटर से और अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे सामने टॉप पे भी हेडिंग जो है वो भी फॉर्मेट होती हुई हमें नज़र आ रही है और बॉटम में जो फुटर है वो भी हमारे सामने फॉर्मेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेम हमने फॉर्मेटिंग यूज़ की है हेडर के लिए भी और फुटर के लिए भी। तो इतना ज़्यादा कोड दोबारा ये कोड लिखने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए हम करते क्या हैं कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हेडर के बाद सिंपल मैं कॉमा टाइप करूँगा। कॉमे से मुराद ये है कि अब जितने भी मैं कॉमास के बाद यहाँ पे डिविजन्स या आईडीज़ यहाँ पे जितने भी मैं टैग्स या जो डिविजन्स हैं क्लासेस यूज़ करूँगा वो फॉर्मेटिंग उस पे भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हम फुटर की डिवीज़न पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करवाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं हैश लिखता हूँ और फुटर लिखूँगा। तो अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि वही सेम फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई होती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह आप अपने कोड को जो है वो बेहतर तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। आप बारी-बारी आपको मुख्तलिफ डिवीज़न पे अगर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई की है आपने, तो आपको बारी-बारी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप एक कॉमे की मदद से उस
डिवीज़न का या उस टैग का या उस सेलेक्टर का जो नाम वहाँ पे लिखेंगे तो वो फ़ॉर्मेटिंग तमाम की तमाम टैग्स पे या डिवीज़न्स पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम फुटर में कोई वैल्यू चेंज करना चाहें, तो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर देता हूँ ऊपर वाली इस सेलेक्टर में, तो वो हेडर में भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ़ फुटर में ही चेंज करना चाहूँ, तो वो कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ? तो उसके लिए आपने करना ये है कि सिंपल दोबारा फुटर की डिवीज़न आप लिखें, फुटर का सेलेक्टर लिखें और सिर्फ़ वही वैल्यू जो आप चेंज करना चाहते हैं, वही प्रॉपर्टी जो आप चेंज करना चाहते हैं, वो वहाँ पे लिख दें। अगर वो जो ऊपर वाली सेलेक्टर है उसमें भी मौजूद है, तो वो जो नीचे वाला सेलेक्टर आप लिखेंगे जो कि बिल्कुल बॉटम पे होगा, वो ओवरराइड कर देगा उसको। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं बॉर्डर जो लेफ्ट है, यहाँ पे अगर मैं एलोकेट करना चाहूँ इस प्रॉपर्टी को मैंने टेक्स्ट के बाहर लिखा, इस ऊपर वाले सेलेक्टर से बाहर लिखा है, क्योंकि ऊपर वाले सेलेक्टर पे अगर मैं बॉर्डर लेफ्ट लिखता, तो वो हेडर पे भी अप्लाई हो जाता, लेकिन वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमारा ना होता। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ़ फुटर पे कोई बॉर्डर अप्लाई करवाना चाहता था, तो मैंने बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसी ऊपर वाले हिस्से में रहने दी और जो प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ कि नीचे हम अलहदा से इस फुटर के स्टाइल पे फुटर के सेलेक्टर पे अप्लाई करें या फुटर के डिवीज़न पे अप्लाई करें, वो मैंने नीचे बॉटम में दोबारा फुटर के सेलेक्टर की मदद से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट भी अप्लाई कर दी है और इसी तरह मैं यहाँ पे बॉर्डर टॉप अगर अप्लाई करवाना चाहूँ तो बॉर्डर टॉप अप्लाई करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे नन लिख देता हूँ ताकि हम सीएसएस की मदद से ये बता सकें कि हम जो फुटर का जो बॉर्डर है, टॉप का जो हिस्सा है, उस पे हम कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं करवाना चाहते। और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे बॉर्डर हमने डिलीट कर दिया या बॉर्डर वहाँ से इरेज़ कर दिया। और इसी तरह मैं दोबारा यहाँ पे इस एक और वैल्यू लिखता हूँ बॉर्डर और उसके बाद जो बॉटम है, बॉटम के हिस्से पे भी मैं कोई वैल्यू नहीं देना चाहता, तो इसलिए बॉर्डर बॉटम लिखने के बाद मैं नन की वैल्यू जैसे ही टाइप करूँगा पेज को रिफ्रेश कर सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं हम, बल्कि यहाँ पे बॉर्डर राइट की वैल्यू भी कुछ लिख देते हैं। इसको भी मैं 3 पिक्सेल्स दूँगा, डॉटेड और वाइट कलर। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि जो हिस्से हमारे पास अपीयर हो रहे हैं वो फुटर में हमारे पास लेफ्ट और राइट पे बॉर्डर लगा हुआ नज़र आ रहा है और टॉप और जो बॉटम का हिस्सा है वहाँ से हमने बॉर्डर को इरेज़ कर दिया। तो इस तरह जब आप किसी ख़ास फुटर को किसी ख़ास डिवीज़न को फ़ोकस करना चाह रहे हो और वो एक से ज़्यादा जगहों पर जो है वो मौजूद हो, जैसे कि हमारे केस में फुटर की जो हमारा सेलेक्टर है ये अब 2 जगह पे मौजूद है। हमने सीएसएस में 2 जगह पे इस फुटर के सेलेक्टर को फ़ोकस किया। ऊपर वाले हिस्से में वहाँ पे हमने इसको बॉर्डर दिया है 3 पिक्सेल्स बॉर्डर टॉप जो है वो दिया है 3 पिक्सेल्स डॉटेड और व्हाइट और बॉर्डर बॉटम भी इसी तरह हमने 3 पिक्सेल्स डॉटेड और व्हाइट। लेकिन जो नीचे वाला एरिया है या जो नीचे वाला सेलेक्टर है फुटर का, उस पे हमने बॉर्डर की वैल्यू को नन करार दिया है या यहाँ पे कोई बॉर्डर हमने अप्लाई नहीं करवाया बॉर्डर टॉप के लिए और बॉर्डर बॉटम के लिए। तो जब आप सीएसएस फाइल लिखने जा रहे हो, बनाने जा रहे हो, तो जो वेब ब्राउज़र है वो टॉप से स्टार्ट करता है, वैल्यूज़ एलोकेट करता जाता है। उसने शुरू में फुटर की जो डिवीज़न थी उसको 3 पिक्सेल्स का बॉर्डर तो एलोकेट कर दिया, लेकिन उसके बाद नीचे उसने थोड़ा-सा और जब वो पढ़ता गया तो उसने देखा है कि नीचे जो वैल्यू मैंने 3 पिक्सेल्स दी थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे जो हायरार्की ये है कि बॉर्डर इसका जो पढ़ने का तरीका ये है कि वेब ब्राउज़र शुरू से पढ़ेगा, स्टार्ट करेगा और उसके बाद नीचे अगर आप वैल्यूज़ को चेंज करते जाएँ तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाएगी। जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो नीचे वाला जितनी आप नीचे जो वैल्यू टाइप करेंगे किसी प्रॉपर्टी के लिए वो वहाँ पर वो उसको लेटेस्ट वैल्यू कंसीडर करेगा और आपके पास सामने वेब पेज पे वो उसी तरह रेंडर करेगा। तो यहाँ पे हमने जो दूसरा एरिया था हेडर का और फुटर का वो डिविजन्स दोनों हमने फॉर्मेट कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम पैराग्राफ को फॉर्मेट करना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 मैंने यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। और सबसे पहले तो मैं पी का सेलेक्टर यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस टाइप करूँगा ओपनिंग और क्लोजिंग और इसके दरमियान में पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है फ़ॉन्ट डैश फैमिली की और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। जो वैल्यू पहली है एरियल और इसको अगर मैं सेमीकोलन से यहाँ पे क्लोज़ करूँ तो आप देखेंगे कि इसका मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी से हम ये बताना चाह रहे हैं कि पी का जितना भी टैग है या पी का जितना भी टेक्स्ट अवेलेबल है इस वेब पेज पर वो उसका जो फ़ॉन्ट है उसको वो एरियल कर दे। उसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, हो सकता है वेब ब्राउज़र में वो कोई और फ़ॉन्ट हो लेकिन हम चाहते हैं कि वो एरियल फ़ॉन्ट में हमारे सामने नज़र आए।
तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि पेज हमारे सामने जो है वो एक डिफरेंट लुक दे रहा है, क्योंकि हमने सीएसएस की मदद से ये स्पेसिफाई कर दिया कि फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल होना चाहिए। और यहाँ पर एक और बात वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो जिसमें फ़ॉन्ट नेम में स्पेस आ रही हो, तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास में वो फ़ॉन्ट नेम टाइप करना होगा, जैसे कॉमिक सैंस है। और इसके बाद मैं एरियल लिखता हूँ और देखते हैं, मेरे ख़्याल से ये प्रॉपर्टी हमने गलत लिखी है, चूँकि ये प्रॉपर्टी मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, लेकिन ये फ़ॉन्ट के लिए प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करना चाहें फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए, तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बल्कि मैं चेंज करता हूँ, आई थिंक मैंने फ़ॉन्ट का नाम गलत लिखा है, यहाँ पे मैं टाइम्स न्यू रोमन लिखूँगा ताकि हम देख सकें कि हमने ये जो प्रॉपर्टी है वो आया ठीक लिखी है या नहीं। और टाइम्स न्यू रोमन लिखने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट जो है वो चेंज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसको बल्कि हम गूगल में एक दफ़ा वेरीफ़ाई भी कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी हम आया ठीक लिख रहे हैं या नहीं। और फ़ॉन्ट फैमिली सिर्फ मैं टाइप करूँगा और आप देख रहे हैं कि W3 स्कूल्स का पहले रिज़ल्ट आ गया हमारे सामने। और यहाँ पे हमारे सामने जो इसका तरीका है वो ये है कि फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है। जैसे आप देख रहे हैं कि टाइम्स न्यू रोमन है और उसके बाद हमने कॉमा जो है वो मेरे ख़्याल से यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास 3 जो है फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। सीएसएस की मदद से हम वेब ब्राउज़र को ये बताना चाहते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो पहला वाला फ़ॉन्ट रखे, टाइम्स न्यू रोमन लिखे रखे अपने जो वेब पेज हम जिस पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर तो ये फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो सेकंड जो फ़ॉन्ट है वो उसको यूज़ कर ले, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो थर्ड फ़ॉन्ट। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस दे रहे हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो पहला फ़ॉन्ट आप लिखेंगे, सीएसएस कोशिश करेगा कि अगर आपके कंप्यूटर पे वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल है तो वो उसको उसी तरह आपके सामने पेश करेगा। अगर वो नहीं है तो कॉमा के बाद जो दूसरा फ़ॉन्ट अवेलेबल होगा वो उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा, वो उसकी मदद से आपके सामने वेब पेज को पेश करेगा। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है फ़ॉन्ट साइज़ की, बल्कि हम इसको डिलीट ही कर देते हैं, इसको एरियल रख लेते हैं फ़ॉन्ट फैमिली को, जो पहला डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट डैश साइज़, और इसमें हम डिफरेंट जो वेरिएशंस है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 14 पिक्सेल्स लिखता हूँ और वेब पेज को अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि पी का जितना भी टैग है या जो पी का जितना भी टेक्स्ट था वो हमारे सामने 14 पिक्सेल्स में नज़र आ रहा है। और दूसरे जो इसको इसको थोड़ा सा बल्कि हम बड़ा करते हैं 24 पिक्सेल्स, तो आप देख रहे हैं कि पी का जो टैग है वो अब 24 पिक्सेल्स में हमारे सामने यहाँ पर फॉर्मेट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो फ़ॉन्ट साइज़ की मदद से आप अपने वेब पेजेस में डिफरेंट जो हिस्से हैं उनके फ़ॉन्ट को कम भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप पिक्सेल्स की मदद से अपने फ़ॉन्ट साइज़ को सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो एम कहते हैं उसको हम। इस जो तरीका है हम इसमें ये लिखते हैं 2 हम लिख देते हैं और उसके बाद ईएम हम टाइप करेंगे, इसको एम कहते हैं। तो 2m की मदद से हम देखते हैं कि वैल्यूज़ को अगर चेंज करें तो हमें क्या रिज़ल्ट आता है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने अपीयर हो रहा है। और इसको मैं 1.3m टाइप करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा-सा जो है वो टेक्स्ट पैराग्राफ का वो छोटा हो गया या कम हो गया। एम्स और पिक्सेल्स के अलावा अगर आप चाहें तो परसेंटेज में भी वैल्यूज़ को स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के लिए। यहाँ पे मैं अगर 13% की वैल्यू टाइप करूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो बहुत ही छोटा हो चुका है और बिल्कुल ना होने के बराबर हमारे सामने पेज पे अपीयर हो रहा है। इसको मैं दोबारा चेंज करता हूँ और 130% की वैल्यू हम टाइप करेंगे। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कदरे बेहतर है और थोड़ा-सा बड़ा है जो दूसरी हेडिंग्स हैं उसके मुकाबले में। तो इस तरह आप वेरिएशंस यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के लिए। पिक्सेल्स अगर यूज़ करना चाहें पिक्सेल्स यूज़ कर सकते हैं, पीएक्स यूज़ कर सकते हैं, एम्स यूज़ करना चाहें एम्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज में वैल्यू सेट करना चाहें तो वो वैल्यूज़ आप परसेंटेज में सेट कर सकते हैं। और इसके बारे में जो बेहतर तरीका है उसके बारे में मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप W3 स्कूल्स पर जाके, क्योंकि ये एक डिबेट है कि बाज़ लोग पिक्सेल्स को प्रेफ़र करते हैं, बाज़ लोग एम्स को प्रेफ़र करते हैं। तो आपके लिए कौन-सा तरीका बेहतर रहेगा, इसके लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के लिए, आपके ख़ास प्रोजेक्ट के लिए कौन-सा मेथड जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। मैं अगर सीएसएस की मदद से अपने टेक्स्ट का साइज़ सेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं तो एम्स को ही ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। अराउंड 1.1 एम, 1.3 एम या इस तरह जो पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ हैं वो मैं यूज़ करके तो अपने जो टेक्स्ट की फ़ॉर्मेटिंग है उसको मैं उस तरह यूज़ कर सकता हूँ।
फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज़ के बाद इस वीडियो लेसन के दौरान अगली प्रॉपर्टी जिस पे हम बात करेंगे वो लाइन हाइट की है। और जैसे कि आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लाइन्स के दरमियान में एक हाइट क्रिएट करती है, एक स्पेस क्रिएट करती है। तो 2 लाइन्स के दरमियान में जो आप स्पेस देखते हैं उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप सीएसएस की इस प्रॉपर्टी की मदद से वो वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइन हाइट की प्रॉपर्टी लिखता हूँ और इसकी एक वैल्यू लिखूँगा 34% अगर हम वैल्यू यूज़ करें। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ के टैग का जो टेक्स्ट है वो आपस में गड़बड़ हो गया, लाइनें सारी मिक्स हो चुकी हैं। तो उसकी वजह ये है चूँकि हम मेरे ख़्याल से 100% की जो वैल्यू है वो नॉर्मल स्पेसिंग है। तो हमने चूँकि 34% की स्पेसिंग यूज़ की है तो वो नॉर्मल से चूँकि कम थी तो इस वजह से वो लाइनें आपस में हमें मिक्स होती हुई नज़र आ रही हैं और हमारे सामने ये इस तरह का एक जो है एक गड़मड़ किस्म का रिज़ल्ट जो है वो अपीयर होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसको, बल्कि मैं ठीक करता हूँ 34 परसेंट के बजाय यहाँ पे मैं अगर 34 पिक्सेल्स यूज़ करूँ तो हम पीएक्स की जो वैल्यू है या जो पिक्सेल्स की वैल्यू है उसकी मदद से भी हम लाइन हाइट चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर एम्स यूज़ करना चाहें तो आप 3.3 एम मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ और इसके बाद इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ पेज को तो आप देखेंगे कि आप जो लाइन स्पेसिंग है 2 लाइनों के दरमियान में जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है पिक्सेल्स यूज़ करते हैं या परसेंटेज यूज़ करते हैं या एम्स यूज़ करते हैं। मैं दोबारा 45 पिक्सेल्स यहाँ पे करूँगा ताकि हम थोड़ा-सा पैराग्राफ की लाइन्स को जो है बेहतर तरीके से देख सकें, बल्कि इसको 25 पिक्सेल्स की वैल्यू यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर देख सकें, क्योंकि ज़्यादा लाइन स्पेसिंग जो है वो रिज़ल्ट हमें कोई ख़ास अपीलिंग रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ पे मैं दोबारा 25 पिक्सेल्स लिखूँगा। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो है लेटर स्पेसिंग की। और लेटर स्पेसिंग बेसिकली 2 कैरेक्टर्स के दरमियान या 2 लेटर्स के दरमियान जो स्पेस है किसी वर्ड में वो उससे रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसको अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप करूँ उसके बाद वेब पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि इस महमूद का जो पहला वर्ड है इसके दरमियान एम और ए का जो 2 लेटर्स हैं इनके दरमियान में 34 पिक्सेल्स जो कि हमने वैल्यू टाइप की है सीएसएस की मदद से, इतनी पिक्सेल्स की हमें स्पेस नज़र आ रही है। तो इस वजह से अब ये जो लेटर स्पेसिंग की वैल्यू है इसकी मदद से आप अगर चाहें तो इस तरह के रिज़ल्ट भी अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इसकी मदद से कोई क्रिएटिव किस्म के रिज़ल्ट बना सकें, लेकिन मेरे ख़्याल से मुझे तो इसमें कोई ख़ास इफ़ेक्ट अच्छा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप अपने लेटर्स की स्पेसिंग बढ़ाना चाहें तो आप उसके लिए इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग की इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। और दोबारा मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, 4 पिक्सेल्स करता हूँ ताकि हम इसकी वैल्यू को थोड़ा-सा ठीक कर सकें, स्पेसिंग जो है वो इतनी रख सकें कि हम वर्ड्स को जो है बेहतर तरीके से पढ़ सकें। बल्कि इसको मैं वैल्यू को दोबारा चेंज करता हूँ, 2 पिक्सेल्स करता हूँ और उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट वेट की उस पे हम बात करेंगे। तो ये यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट वेट लिखता हूँ और इसकी वैल्यू एक हम ये यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड की जो वैल्यू है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट वेट जो है बेसिकली आप जैसे एचटीएमएल में बी का टैग यूज़ करते थे, बोल्ड के लिए जो टैग यूज़ करते थे ये आप इसको उसे तशबीह दे सकते हैं। और बोल्ड की वैल्यू बेसिकली आपके जो टेक्स्ट है जिस पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उसको बोल्ड कर देता है। और बोल्ड के अलावा अगर आप चाहें तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं 200 टाइप करता हूं तो हम देखते हैं वेब पेज हमारे पास इस रिज़ल्ट में अपीयर हो रहा है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 2000 की वैल्यू टाइप करूं और अब देखें पेज रिफ्रेश मैं कर रहा हूँ लेकिन वैल्यू पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा इसको। बल्कि हम ऐसा करते हैं सीएसएस में भी इसको वैल्यू को मैं 2000 पॉइंट्स लिखता हूँ, पीटी लिखता हूँ, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे ख़्याल से हम इस फ़ॉन्ट वेट की जो वैल्यू है इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, सर्च करते हैं, देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान मैंने कई दफ़ा W3 स्कूल्स को रेफ़र किया है। तो जब आप वेब डेवलपमेंट में अपनी प्रोग्रेस कर रहे हो या कोई पेज बना रहे हो तो एचटीएमएल के लिए या सीएसएस के लिए आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है इसको आप बुक मार्क कर लें और रेफ़रेंस के लिए आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। हो सकता है कि एक टैग जो है आपको बेहतर तरीके से समझ ना आ रहा हो तो उसके लिए आप W3 स्कूल्स पे जा सकते हैं और जैसे ही उसको सिंपल सर्च करेंगे तो आपको वो उसकी डेमोंस्ट्रेशन भी बता सकते हैं, उसको यूज़ करने का तरीका और एग्जांपल्स वगैरह भी बता सकते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से उस टैग को समझ सकें और फिर उसको अपने वेब पेजेस में यूज़ कर सकें, वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकें।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट वेट के लिए मैंने जो वैल्यू लिखी थी न्यूमेरिकल वैल्यू वो मेरे ख़्याल से ठीक ही थी, लेकिन चूँकि ब्राउज़र हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल से शायद ब्राउज़र की प्रॉब्लम की वजह से हम इस वैल्यू को बेहतर तरीके से नहीं देख पा रहे थे या इसका रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे थे। और फ़ॉन्ट वेट के बाद अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है सीएसएस की टेक्स्ट के लिए वो फ़ॉन्ट वेरिएंट की है। सिंपल मैं फ़ॉन्ट डैश वेरिएंट लिखूँगा और उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में वैल्यू में टाइप करता हूँ। यहाँ पे हम 2 वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। पहली जो वैल्यू है वो स्मॉल कैप्स की है और इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पेज पे जो हम क्रिएट कर रहे हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ का जो टैग है उसमें हर लफ्ज़, हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में हमें नज़र आ रहा है। बाकी चूँकि लेटर हैं तो हमारे सामने कैपिटल लेटर में, लेकिन वो उससे थोड़ा-सा छोटे हैं। तो इस टेक्स्ट के इस प्रॉपर्टी की मदद से अगर आप ये रिज़ल्ट अचीव करना चाहेंगे, आप तमाम के तमाम टेक्स्ट को जो है वो कैपिटल लेटर में रिप्रेज़ेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि जो वर्ड का हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो थोड़ा-सा बड़ा हो, तो आप फ़ॉन्ट वेरिएंट की इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा वो ये कि ये लाज़मी नहीं है कि जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ़ पैराग्राफ के टैग के लिए ही आप यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको कहीं भी किसी डिवीज़न में अगर आप फ़ॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो, किसी डिव टैग की फ़ॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप लेटर स्पेसिंग क्रिएट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट या जो डिफरेंट आपके पास फ़ॉन्ट वेरिएंट की जो प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने डिस्कस की, तो वो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ के टैग के लिए ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मख़सूस नहीं है, बल्कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे सीएसएस में, अगर आप एक प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ के टैग के लिए, मतलब पैराग्राफ के सेलेक्टर के लिए, तो आप उसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। ख़्वाह वो डिवीज़न हो या वो बॉडी हो या कुछ हो सकता है कि उसका इफ़ेक्ट उस पे पड़े या ना पड़े, लेकिन ये है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, चूँकि मैंने तो फ़ॉन्ट वेरिएंट, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट इन प्रॉपर्टीज़ को इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, यूज़ नहीं किया अपने वेब डेवलपमेंट में जितनी मैंने अगर की है तो उसमें इतनी ख़ास जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको इतना डिटेल से नहीं देखा। लेकिन जो यहाँ पे चूँकि ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ और आप इसको यूज़ करके अगर अपने वेब डेवलपमेंट में डिफरेंट पेजेस वगैरह क्रिएट करना चाहें, जो वेब पेजेस क्रिएट करना चाहें, तो आप इसकी मदद से क्रिएटिव किस्म के पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वेरिएंट की इस प्रॉपर्टी की जो दूसरी वैल्यू वो नॉर्मल है और अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल टाइप करूँ तो आप सोच सकते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा, जो हमने इफ़ेक्ट क्रिएट किया वो वापस नॉर्मल ऑर्डर में हमारे सामने पेश होगा। तो इस तरह आप फ़ॉन्ट वेरिएंट की मदद से ये रिज़ल्ट भी अचीव कर सकते हैं। और इस वीडियो लेसन के दौरान फ़ॉन्ट वेरिएंट के बाद जो अगली प्रॉपर्टी जिस पे मैं बात करूँगा वो टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म की है और इसको मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, टेक्स्ट डैश ट्रांसफ़ॉर्म। और यहाँ पे हम 3 वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, अपर केस। और अपर केस से आपको समझ लग गई होगी कि जितना टेक्स्ट हम जिस पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करवाना चाहते हैं वो तमाम का तमाम जो है वो हमारे सामने अपर केस में हमारे सामने पेश होगा, बड़ी एबीसी में हमारे सामने वो लेटर जो टेक्स्ट है वो पेश होगा। और इसके बाद दूसरी जो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं वो लोअर केस की है। इसको मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि ये लोअर केस की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी जो वैल्यू है वो कैपिटलाइज़ की है। और कैपिटलाइज़ वर्ड में देखते हैं अपर केस, लोअर केस और उसके अलावा तीसरी जो वैल्यू है वो कैपिटलाइज़ किया कि आपका जो हर वर्ड है वो कैपिटल लेटर में चला जाता है और उसका जो पहला लफ्ज़ है वो कैपिटल में होता है, बाकी तमाम का तमाम वर्ड जो है वो स्मॉल एबीसी में, छोटी एबीसी में आपके सामने नज़र आता है। तो इस तरह आप टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म के इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को अगर बड़ी एबीसी में पेश करना चाहते हो तो अपर केस की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, छोटी एबीसी के लिए आप लोअर केस की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप हर वर्ड के पहले लफ्ज़ को कैपिटलाइज़ करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो आप उसके लिए कैपिटलाइज़ की वैल्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब तक मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पे बात की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होंगी और इतनी ख़ास मुश्किल प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। जो प्रॉपर्टी लिखते हैं उसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उस प्रॉपर्टी से क्या मुराद हो सकती है। तो इस वैल्यू को, टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म को मैं यहाँ से बल्कि हम डिलीट कर देते हैं। देखते हैं कि हम अगली जो प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ भी चेंज करता हूँ और अगली प्रॉपर्टी टेक्स्ट इंडेंट की है। और पैराग्राफ में जैसे आप वर्ड पैड में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे आप टेक्स्ट को इंडेंट करते हैं, आप एक टैब का बटन प्रेस करते हैं तो वो टेक्स्ट थोड़ा सा इंडेंट हो जाता है।
इसको भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं कि जो आप वैल्यू लिखेंगे पैराग्राफ में जो पहला लाइन है वो उतनी इंडेंट हो जाएगी, उतने पिक्सेल्स की स्पेस के बाद इंडेंट हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट वैल्यू 200 पिक्सेल्स चूँकि ज़्यादा वैल्यू है तो इसको मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ, इसकी वैल्यू को थोड़ा-सा हम कम करते हैं और देखते हैं कि हम 20 पिक्सेल्स की अगर वैल्यू लिखें तो हमारे सामने क्या रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट इंडेंट की मदद से अगर आप अपने पैराग्राफ्स को इंडेंट करना चाहें, टेक्स्ट को इंडेंट करना चाहें तो आप उसके लिए सीएसएस की टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगली प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी जो इस वीडियो लेसन के दौरान है उसके लिए मैं दोबारा बल्कि यहाँ पे मैं पी का एक टैग लिखता हूँ चूँकि ये सूडो एलिमेंट प्रॉपर्टी है और इसके लिए हमें जो है थोड़ा-सा डिफरेंट कोड लिखना पड़ेगा सीएसएस में। अब यहाँ पे मैं पी का टैग लिखता हूँ और पी का टैग लिखने के बाद मैं 2 कॉलम्स टाइप करूँगा और इसके बाद जो मैं लिखूँगा वो सूडो एलिमेंट कहते हैं इसको हम। यहाँ पे मैं अगर इसको फर्स्ट लेटर लिखूँ तो हम पी टैग का जो पहला लेटर है उसको हम फोकस करेंगे और जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे वो हर पी टैग के पहले लेटर पे अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ पे पी कॉलन और उसके बाद फर्स्ट लेटर और इसी तरह 2 कर्ली ब्रेसेस की मदद से सारी जो फॉर्मेटिंग है वो शुरू करता हूँ और दरमियान में वही फॉर्मेटिंग जो आप सीएसएस में अभी तक यूज़ करते रहे। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं इसको एक कलर की प्रॉपर्टी एलोकेट करते हैं, कलर की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, रेड की वैल्यू मैं इसको देता हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं यहाँ पे 2M दे दूँगा इसको। और उसके बाद हम अगर तीसरी वैल्यू भी कोई देना चाहें तो फ़ॉन्ट फैमिली की वैल्यू इसको मैं दे सकता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। या फिर अगर इसको आप नहीं देना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसको अगर मैं आप वेब पेज में रिफ्रेश करूँ सेव करने के बाद तो आप देखेंगे कि जितने भी पैराग्राफ थे उनका जो पहला कैरेक्टर है वो पहला लेटर जो है वो आपके सामने इस फॉर्मेटिंग में अप्लाई हो रहा है जो कि हमने सूडो एलिमेंट की मदद से यूज़ किया है। तो इस तरह आप सीएसएस की मदद से बहुत पावरफुल किस्म की वेब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपने वेब पेजेस को स्टाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे तो मैंने सिंपल जो आपको बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी सीएसएस की उन के बारे में बताया कि उनको आप कैसे यूज़ करेंगे और अगले वीडियो लेसन में जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ है उस पे हम बात करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो हमारा वेब पेज है, जो हमारी वेबसाइट है उसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन में आपको काफ़ी कुछ समझ लगा होगा कि सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस प्रॉपर्टी से क्या मुराद है।